Hello everyone. Today we are going to discuss about Hershey and Chase experiment, that is transduction experiment. अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बायोकेमिकल एविडेंसेस की, जो एवरी ने एक्सपेरिमेंट में किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। इसके पहले सबसे पहले आइडिया दिया था ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की मदद से, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। उसके कई सारे रीज़न थे। एक रीज़न मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उस समय प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स बहुत अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है कंटेमिनेशन के कारण रिजल्ट सही ना रहा हो। तो फाइनली जो प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने किया? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने किया। इसमें इनका पूरा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बेस्ड है ट्रांसडक्शन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन, देखिए बैक्टीरिया में 3 तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ लिया था कि किसी भी बैक्टीरियम में अगर नेकेड डीएनए इंसर्ट हो रहा है, फॉरेन नेकेड डीएनए इंसर्ट हो रहा है, तो उस प्रिंसिपल को आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की मदद से अगर किसी बैक्टीरिया में कोई डीएनए इंसर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसडक्शन। और इसी ट्रांसडक्शन प्रोसेस को बेस बनाकर हार्शे और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और जो है उसको ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ट्रांसडक्शन क्या है। पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपको पता है कि ये क्या है? दिस इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा बैक्टीरियोफेज यूज किया गया? T2 बैक्टीरियोफेज, दैट इज हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे T2 फेज। T फॉर टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसी बैक्टीरियोफेज का। ये बैक्टीरियोफेज है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, हमें उस समय नहीं पता था। तो अभी हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है। और आपको पता है वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन कोट से सराउंड होता है, और इस प्रोटीन कोट को हमने क्या कहा? कैप्सिड। इस प्रोटीन कोट का नाम होता है कैप्सिड। और कैप्सिड की अगर हम बात करें तो कैप्सिड छोटी छोटी प्रोटीन यूनिट से बना होता है जिनको कैप्सोमियर बोलते हैं। यानी ये इस तरह से कैप्सोमियर से मिलकर पूरा कैप्सिड बना होता है। प्रोटीन कोट है ये क्या है? ये प्रोटीन कोट है। अब जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। यहां पर कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया? यहां पर इशारकिया कोलाई यूज किया गया। और कौन सा फेज यूज किया गया? T2 फेज। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहां पर होगा। पहले इस प्रोसीजर को समझ लेते हैं, फिर इस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। मान लीजिए ये एक ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई। ये इसका टेल फाइबर है। किसका? फेज का। जब कोई फेज किसी बैक्टीरियम पर, बेसिकली ई कोलाई पर इन्फेक्शन कर रहा होता है तो अपने टेल फाइबर की मदद से ये अटैच होता है। कहां पर? सेल वॉल पर। और ये जो पहली प्रोसीजर होती है अटैचमेंट की, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी सरफेस पर T2 फेज अपने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियम की सेल वॉल पर अटैच होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या मतलब हुआ? ये जो टेल फाइबर जैसे अटैच होते हैं तो यहां पर अटैच होने के बाद ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे सिरिंज मैकेनिज्म से कहां पर चला आता है?
बैक्टीरियम के अंदर। तो इंजेक्शन यानी दूसरा जो स्टेप हुआ वो हो गया इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब हुआ कि इंसर्शन ऑफ फेज डीएनए इनटू बैक्टीरियम। अब यहां पर ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रक्चर को। आपने क्या देखा था कि ये बैक्टीरियम था, ई कोलाई, यहां पर फेज ने अटैचमेंट किया था, अटैचमेंट एड्सॉर्प्शन के थ्रू। उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को उसने इंसर्ट करा दिया था ई कोलाई के अंदर। दिस इज द फेज डीएनए। हम शॉर्ट में फेज बोलेंगे बैक्टीरियोफेज को। कौन सा बैक्टीरियोफेज है? T2 बैक्टीरियोफेज। ओके। और एक चीज आप यहां पर और देख रहे होंगे कि जैसे ही फेज ने अपना डीएनए ई कोलाई में इंसर्ट किया, उसका प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड। तो आप ऊपर ये क्या देख रहे हो? कैप्सिड। क्या देख रहे हो? कैप्सिड देख रहे हो, यानी प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर। फिर क्या होता है? एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू अ बैक्टीरिया। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आएगा। तो होगा क्या यहां पर? जैसे इंसर्ट कर लिया फेज ने, आपको पता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है, और आपको यह भी पता है कि वायरस विदाउट होस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए उसको किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, और यहां पर होस्ट कौन है? ई कोलाई। तो जब तक ये फेज इस होस्ट के अंदर नहीं इंटर करेगा तो मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकता। भाई इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो है नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म ही है नहीं, तो होगा क्या? यहां पर मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा करते हैं। तो जैसे ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसने इंटर कर दिया, अब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट आरएनए, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट प्रोटीन सबको यूज करके अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, और फिर क्या करेगा? यहाँ पर प्रेजेंट राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होती हैं उनको यूज करके अपने प्रोटीन को बनाएगा, जो इसने ऊपर छोड़ दिया था, बाहर ही छोड़ दिया था। यानी पहला स्टेप अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन, इंजेक्शन, देन रेप्लिकेशन इसका, देन प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर उस प्रोटीन सिंथेसिस को जोड़ करके एक कैप्सिड का फॉर्मेशन। मींस व्हाट? यहां पर ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। यहां पर ये होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए का भी रेप्लिकेशन ऑलरेडी होता ही रहेगा, और इसमें से कुछ डीएनए होस्ट डीएनए के साथ अटैच भी हो जाएंगे, इंटीग्रेट भी हो जाएंगे। वो चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। अब पहले हमें ये समझना है कि किस तरीके से एक ई कोलाई के अंदर बहुत सारे फेजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने आपसे यहां पर क्या बताया कि इंसर्शन के बाद कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड एंड फेज डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करेगा फेज डीएनए, किसके ऊपर? अपने चारों तरफ। यानी इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस दोबारा कर लेगा, इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस दोबारा कर लेगा। तो आप देखिए आपको एक नया फेज बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से नए फेज बनने लगेंगे, कहां पर? ई कोलाई के अंदर। और लास्ट स्टेप होता है लिसिस। जब ये इस तरीके से बहुत सारे नए फेजेस का फॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर हो जाता है, तो बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है वो रैप्चर्ड हो जाती है, और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड फेजेस हैं वो बाहर निकल आते हैं। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली फॉर्म्ड फेज हैं। ओके। जब ये मैच्योर हो गए तो हुआ क्या? ये जो वॉल आप देख रहे हो ये रप्चर हो गई, और बहुत सारे फेजेस बाहर निकल आए दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरे ई कोलाई को इन्फेक्शन करने के लिए। तो एक्चुअली लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है वो एक टाइप की लाइफ साइकिल है। हालांकि एक दूसरी लाइफ साइकिल भी होती है जिसको हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बोलते हैं बैक्टीरियोफेज की, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है लिटिक लाइफ साइकिल पर। यानी बैक्टीरियोफेज जब अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है विद इन होस्ट, तो होस्ट की वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाता है, और ये जितने भी फेजेस हैं वो किसी दूसरे बैक्टीरिया को खोजेंगे अब इन्फेक्शन करने के लिए, ये वाला प्रोसीजर दोबारा से दोहराने के लिए।
तो ये तरीका होता है बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियम के ऊपर इंफेक्शन करके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का। गॉट इट? आइए हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसडक्शन प्रोसीजर की मदद से हार्शे और चेज ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, इस स्टेटमेंट को कंफर्मेशन में लाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आइए बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज यानी T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया गया और ई कोलाई को यूज किया गया। इसके अलावा हार्शे और चेज ने 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया, दैट इज सल्फर 35 एंड फास्फोरस 32। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराया। तो सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि भाई इन्होंने सबसे पहला यहां पर स्टार्ट ये किया कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड फेजेस को बनाना। सबसे पहले इन्होंने फेज को यानी T2 फेज को रेडियो एक्टिव लेबल करना चाहा। अब आपको पता है रेडियो एक्टिव लेबल करने के लिए क्या करना होगा। इट इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू दैट एनी वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट होस्ट। दैट्स वाई एक प्रोसीजर हम पहले समझ लेते हैं कि भाई जो T2 फेज को इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेबल्ड करना था तो कैसे किया होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं। हमने 2 कल्चर मीडियम बनाए, एक कल्चर मीडियम में यहां पर हमने S35 दिया एज अ सोर्स ऑफ सल्फर। ओके, फिर यहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया को छोड़ दिया फॉर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम मिल रहा है। कल्चर मीडियम में इस बैक्टीरिया को जहां से भी सल्फर की जरूरत होगी वो कहां से लेगा, इसी कल्चर मीडिया से ही तो सल्फर लेगा। और अगर सल्फर ले रहा है ई कोलाई इसी कल्चर मीडिया से तो वो कौन सा सल्फर ले रहा है, रेडियो एक्टिव सल्फर ले रहा है। इतनी बात क्लियर है। फिर यहां पर इसी कल्चर में हमने यहां पर T2 फेज डाल दिए। क्या डाल दिए? T2 फेज। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको मैंने अभी बताया था, T2 फेज डाल दिए। अब T2 फेज क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन करते हैं तो इसको जहां भी ई कोलाई मिलेगा ये दौड़ के अटैच हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि सल्फर इज वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोरस भी डीएनए का एक इंपॉर्टेंट बैकबोन स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है। भाई फास्फेट डीएनए में पाया जाता है और सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, लाइक मेथियोनिन है ना, सिस्टीन, ये सब होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो प्रोटीन अभी हमें पता है कि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट है, डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट है। तो ये सब कंसेप्ट अभी ध्यान रखिएगा, इसका यूज होगा। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में T2 फेज को इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेबल किया जाना है। तो सबसे पहले एक मीडियम तैयार किया गया जिसमें सल्फर का स्रोत जो है, सोर्स जो है वो S35 है। ये देखिए यहाँ पर S35 है और यहाँ पर ई कोलाई डाल दिया गया। ई कोलाई इस कल्चर मीडियम में अपने आप को नरिश करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और सल्फर की अगर जरूरत होगी उसको तो वो सल्फर इसी कल्चर मीडियम से लेगा। यानी अब ई कोलाई के पास रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा इसके प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर में। एम आई राइट? ओके, आइए समझते हैं। आई थिंक यहां तक आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब जब हमने फेज को यहां पर इंफेक्शन कराया तो फेज भी आके इस तरीके से अटैच होगा, यहां पर फेज भी आकर इस तरीके से अटैच होगा इस ई कोलाई पर। अटैच होने के बाद क्या करेगा? अटैच होने के बाद क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा, जो आपने इसके पहले पढ़ा।
प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड। और मैं किसी एक सेल को यहाँ से उठाता हूँ और आपको, अच्छा ये पूरा बना ही लेता हूँ। अब किसी एक सेल को हम यहाँ समझते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज सॉरी ई कोलाई है। हुआ क्या होगा, इंसर्शन हुआ होगा और प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड। दिस इज द फेज कैप्सिड और ये फेज डीएनए अंदर आ गया होगा। अब फेज डीएनए अंदर जैसे आया होगा क्या, यहाँ की मशीनरी यूज होगी। मशीनरी यूज होके ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, फेज डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, फिर उन प्रोटीन को असेंबली करके एक बहुत सारे न्यू फेजेस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा विद इन सेल। इस तरीके से आप ही इसके पहले आपने पढ़ा था। अब आप देखिए ये फेजेस बन गए। अब फिर यहाँ पर लिसिस हो जाएगी। लिसिस होने के बाद न्यूली फॉर्म्ड फेजेस यहाँ पर बन गए। अब न्यूली फॉर्म्ड फेजेस अगर बन गए तो इन फेजेस को हम क्या कह सकते हैं कि अब ये S35 लेबल्ड है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये फेजेस कहाँ पर ग्रो हुए हैं, उस कल्चर मीडियम में ग्रो हुए हैं जहाँ पर ई कोलाई को रेडियो एक्टिव 35 S35 सल्फर दिया गया और वहीं से उन्होंने ऑब्टेन किया। और जो ये नए फेजेस बने वो एक्चुअली अब हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज फेजेस आर S35 लेबल्ड। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमने क्या यहां पर बात की थी कि हमको दो टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेबल करना है यहां पर T2 फेज को। एक तो S35 लेबल बनाना है और एक फास्फोरस 32 लेबल बनाना है। तो जिस प्रोसीजर से हमने इस कल्चर मीडियम में S35 को रखा, फिर ई कोलाई को ग्रो कराया, फिर यहाँ पर इन्फेक्शन कराया बैक्टीरियोफेज का, फिर इस तरीके से पूरी अपनी बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल के बाद जितने भी फेजेस बनेंगे वो अब S35 लेबल्ड हो जाएंगे। अगर हम सेम प्रोसीजर करें और यहाँ पर फास्फोरस 32 मीडियम दिया जाए दूसरे कल्चर मीडियम में, तो इस तरीके से जो नए फेजेस बनेंगे वो भी फास्फोरस 32 लेबल्ड हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? एक्चुअली अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमें ये पढ़ना था कि किस तरीके से फेज को रेडियो एक्टिव लेबल किया जाए फास्फोरस 32 से और सल्फर 35 से। तो ये पहला स्टेप था हार्सी और चेज एक्सपेरिमेंट का। तो नाउ इस प्रोसीजर के बाद अगर हम बात करें तो इस प्रोसीजर के बाद हमारे पास दो टाइप के लेबल्ड T2 फेजेस होंगे। पहला क्या होगा, एक तो हमारे पास S35 लेबल्ड T2 फेज होगा, गॉट इट, और दूसरा होगा फास्फोरस 32 लेबल्ड T2 फेज, गॉट इट। अब इनको हम फ्रेश ई कोलाई पर इन्फेक्शन कराएंगे। कहाँ क्या कराएंगे हम लोग, इन सभी लेबल्ड फेजेस को फ्रेश ई कोलाई पे इन्फेक्शन कराएंगे। यहां हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए पहले हम बना लेते हैं। ये फेज है, ये एक ई कोलाई है, फ्रेश ई कोलाई है, मतलब नेचुरली अकरिंग ई कोलाई है। और मान लेते हैं कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये वाला फेज जो है ये सल्फर 35 लेबल्ड है। रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो रहा है? हमने अब जब लेबल्ड हमारे पास S35 लेबल्ड और P32 लेबल्ड फेजेस हैं, T2 फेजेस हैं, अब उनको हम फ्रेश ई कोलाई जो नेचुरली अकरिंग है उसके ऊपर इन्फेक्शन कराएंगे। तो ये है आपका
S35 लेबल T2 फेज, और ये दूसरा है P32 लेबल्ड T2 फेज। दोनों को अलग अलग हमने फ्रेश इकोलाई सेल पर इन्फेक्शन कराया। ये भी फ्रेश इकोलाई सेल है, नेचुरली अकरिंग। अब आपको पता है कि इनका लाइफ साइकिल पैटर्न क्या होता है। आपने देखा कि ये फेज T2 फेज जो कि लेबल्ड है S32 से, ये अटैच होंगे कहाँ पर, सेल वॉल पर, यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इंजेक्शन यानी इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देन जैसे ही फेज डीएनए का फेज जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन की असेंबली करके एक कंप्लीट कैप्सिड बनाएगा, देन लिसिस होगी। ओके, अब देखिए हमें एक्चुअली ये जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, हमें ये पता करना था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे हमने लेबल कर दिया है T2 फेज को दो अलग अलग एलिमेंट से। और आपको मैंने अभी इसके पहले बताया था कि सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है और फास्फोरस डीएनए का। अभी हम ये बिल्कुल नहीं जान रहे हैं कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है कि आरएनए है, बट इतना जरूर पता था कि जब T2 फेज इन्फेक्शन करता है तो अपना डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है इकोलाई के अंदर। चलिए अब इस तरीके से होगा, तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं या इसी में देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर इन्फेक्शन जब होगा इसका फेज का, तो फेज अपने डीएनए को इंसर्ट कर देगा यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी फेज ने अपना डीएनए बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर लिया, लेकिन प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड। तो इसको भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से यहाँ समझ लेते हैं, छोटा सा बना करके। ये ई कोलाई सेल है, यही वाली, ये फेज का जेनेटिक मटेरियल है और ये फेज का जो प्रोटीन कोड है वो प्रेजेंट है। इतना क्लियर। सिमिलरली यहां भी वही चीज होगी। इंसर्शन के बाद दिस इज द ई कोलाई, फ्रेश ई कोलाई जो हमने ली थी, नेचुरली अकरिंग। इसका ये जेनेटिक मटेरियल और इसका ये जो बाहर रह गया है ये इसी फेज का क्या है, प्रोटीन कोट है। दिस इज द प्रोटीन कोट ऑफ फेज, प्रोटीन कोट ऑफ फेज। ये भी है क्या, प्रोटीन कोट ऑफ फेज। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर रहे होंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर एक ई कोलाई लिया है, एक T2 फेज का इन्फेक्शन दिखाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बहुत सारे ई कोलाई में ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा कंडीशन जरूर आया होगा जब हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ई कोलाई को हम कंसिडर करते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो ये मान लेते हैं ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई, इस तरह की बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। चलिए इसको और बड़ा बना देते हैं समझने के लिए। टेस्ट ट्यूब दो बनाते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब जिसमें ये इस टाइप की सेल्स होंगी। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, जिसमें इस टाइप की सेल्स को इंसर्ट करेंगे। अब इस तरह का जो सेटअप बना हुआ है कि फ्रेश ई कोलाई में रेडियो एक्टिव लेबल फेज ने अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करा दिया है। इंसर्ट कराने के बाद प्रोटीन कोड बाहर ही रह गई है। अब इस तरह की सेल्स को हम अलग अलग तरीके से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यानी आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट पर उसको मूव कराएंगे, घुमाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह की सेल्स। ये देखिए, ये मैंने ई कोलाई
यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, और ई कोलाई पर हम अटैच्ड प्रोटीन कोड दिखाएंगे यहाँ पर। इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हो कि फ्रेश ई कोलाई पर इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फेज का हो गया है, लेकिन प्रोटीन कोड अभी भी बाहर प्रेजेंट है। ये देखिए फेज डीएनए को शो कराया जा रहा है, फेज जेनेटिक मटेरियल को। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। इस ई कोलाई को हम छोटा करते हैं। ये देखिए ये ई कोलाई है, ये भी है दूसरी ई कोलाई है, ये ई कोलाई। इसको इसके ऊपर प्रोटीन कोड ऐसे अटैच हम शो करा देंगे। प्रोटीन कोड यहाँ पर अटैच शो करा दिया, और इसका जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में प्रेजेंट है फेज का। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाएगा, हाई आरपीएम पर क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूग किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या नज़र आएगा यहाँ पर, जब किसी चीज़ को हाई रेवोल्यूशन पर मिनट में घुमाते हैं तो क्या होता है, जो लाइट चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, वो ऊपर रह जाती हैं, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे रह जाएंगी। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन मोटिव क्या था, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर, एजिटेशन। एजिटेशन क्यों करना था, क्योंकि ये जो प्रोटीन कोड अभी भी प्रेजेंट है ई कोलाई पर, ये हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकती है, कुछ दूसरा रिजल्ट आ सकता है, इसलिए हम एजिटेट करेंगे, ये प्रोटीन कोड यहाँ से डिटैच हो जाता है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या देखोगे कि एजिटेशन के बाद प्रोटीन यहाँ से डिटैच हो जाएगी। अब हम प्रोटीन को यहाँ से डिटैच कर देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। इस प्रोटीन को हम यहाँ से ये दिखा रहे हैं कि यह डिटैच हो गई। अच्छा, यहाँ डिटैच होने के बाद कैसा बनेगा, ये देखिए टेस्ट ट्यूब, यही टेस्ट ट्यूब दोबारा बनाते हैं, एक ये, एक दूसरी वाली। ऊपर के हिस्से में ये प्रोटीन कोट प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये लाइट है, लाइट वेटेड है। इस तरीके से प्रोटीन कोट ऊपर प्रेजेंट होगी टेस्ट ट्यूब में, जो सोल्यूशन रखा होगा, और ये जो बैक्टीरियल सेल है वो नीचे पिलेट्स में प्रेजेंट होगी। ये बैक्टीरियल सेल नीचे प्रेजेंट होगी, ई कोलाई की सेल है। ये आप क्या देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन कोट। और जब किसी टेस्ट ट्यूब को हम मूव कराते हैं तो मैंने आपको बताया कि वेट बेसिस पर, डेंसिटी बेसिस पर जो लाइट चीज़ें होती हैं, लाइट सबस्टेंस होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, और जो थोड़ा हैवी होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। जो मटेरियल है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, और ये इसको पिलेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इस प्रोसीजर के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें क्या मिला, इस तरह का स्ट्रक्चर मिला कि कुछ चीज़ें ऊपर हैं, कुछ चीज़ें नीचे हैं। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम रेडियो एक्टिव एनालिसिस करते हैं कि किसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। अब हम जब इनकी रेडियो एक्टिव एनालिसिस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में आपने सल्फर 35 से लेबल किया था T2 फेज को, यहां पर T2 फेज को फास्फोरस 32 से लेबल किया था। रिजल्ट ये आ रहा है, जब रेडियो एक्टिव एनालिसिस की गई तो देखा गया कि ये जो सुपरनेटेंट है टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में, जहां पर फेज को हमने S35 से लेबल किया था रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से, यहां पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो और जो ये ई कोलाई है, यहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है ये, मतलब कैप्सिड है, ये रेडियो एक्टिव निकल के आई कब, जब हमने सल्फर 35 वाले लेबल्ड T2 फेज को इस प्रोसीजर में प्रोसीड किया। तो आपको इस टेस्ट ट्यूब में जो ये कैप्सिड नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं,
रेडियो एक्टिविटी वाले, लेकिन जो नीचे सेल्स प्रेजेंट हैं ई कोलाई की, उसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं प्रेजेंट थी। तो इस कैप्सिड में रेडियो एक्टिविटी आई कहां से? ऑब्वियस सी बात है, सल्फर 35 से आई। सल्फर 35 क्योंकि प्रेजेंट था इस फेज के कैप्सिड में, डीएनए में नहीं आ पाया, जेनेटिक मटेरियल में नहीं आ पाया, क्योंकि सल्फर जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट नहीं रहा होगा। मीन्स व्हाट? अगर इस पूरे फेज में S35 केवल कैप्सिड में प्रेजेंट है, इसका मतलब सल्फर बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल में। अगर होता तो यहां भी रेडियो एक्टिविटी आती। ओके, अब दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम एग्जामिन करते हैं। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में देखा गया कि जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिव नहीं मिला। कैसा मिला? नॉन रेडियो एक्टिव। कौन? सुपरनेटेंट। किस वाले टेस्ट ट्यूब में? उस वाले टेस्ट ट्यूब में जहां पर फेज को हमने लेबल्ड किया था फास्फोरस 32 से। लेकिन ये जो सेल्स मिली बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब में ई कोलाई की, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। अब रेडियो एक्टिविटी अगर प्रेजेंट थी तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी कहां से ट्रांसमिट हुई होगी? ऑब्वियस सी बात है, फास्फोरस 32 से। अगर फास्फोरस 32 केवल सेल्स में प्रेजेंट है, मतलब डीएनए में प्रेजेंट होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होगा, और आपको पता है कि फास्फोरस इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो यहां पर यह कंफर्म हुआ कि अगर फास्फोरस लेबल्ड T2 फेज इंफेक्शन करता है किसी नॉर्मल ई कोलाई में, तो ई कोलाई में जो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट होता है केवल रेडियो एक्टिविटी वहां पर आ रही है, उसके प्रोटीन कोड में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो एक चीज कंफर्म यहां पर हुआ कि भाई जो चीज ट्रांसफर हुआ, जिसके नाते ये ई कोलाई की सेल्स रेडियो एक्टिव हुई, वो प्रोटीन नहीं था, वो क्या था? डीएनए ही था। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए। एक बार मैं जल्दी से कोशिश करता हूं आपको दोबारा समझाने की। हमारे पास S35 लेबल T2 फेज थे और P32 लेबल T2 फेज थे। नॉर्मल ई कोलाई में इन्फेक्शन कराया हमने, तो इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई में ट्रांसमिट किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद प्रोटीन कोड रिमेन्स आउटसाइड। सिमिलरली सेम प्रोसीजर यहां भी होगा। फिर इन सभी सेल्स को हमने टेस्ट ट्यूब में रखकर सेंट्रीफ्यूग किया, एजिटेट किया इन ऑर्डर टू डिटैच व्हाट? दीज प्रोटीनिशियस कवरिंग। ओके, क्योंकि ये रिजल्ट खराब कर सकते थे। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमने नजर आया कि जो लाइट वेटेड चीजें हैं, सब्सटेंस हैं, वो ऊपर हैं इन सुपरनेटेंट, और जो नीचे हैं उनको हम बोलेंगे पिलेट्स। फिर इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में प्रेजेंट सुपरनेटेंट्स और पिलेट्स को रेडियो एक्टिव एनालिसिस का किया हमने। तो हमें T1 टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली, यानी प्रोटीन कोड में मिली, जबकि सेल्स ऑफ ई कोलाई में बिल्कुल नहीं मिली। उसका जस्ट उल्टा हुआ दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, जहां पर हमने फास्फोरस 32 लेबल्ड T2 फेज को इन्फेक्शन कराया था। वहां पर हमें नजर आया कि सुपरनेटेंट यहां पर बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि ई कोलाई सेल रेडियो एक्टिव है। तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी सल्फर से आई होगी, और यहां पर रेडियो एक्टिविटी किससे आई होगी? फास्फोरस 32 से। और फास्फोरस किसका मेजर कंपोनेंट है? डीएनए का। तो डीएनए अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इस केस में T2 एक्सपेरिमेंट में T2 टेस्ट ट्यूब जो है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इन सेल्स में भी रेडियो एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट हो रहा है, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है। तो फाइनली हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म हो गया, सभी साइंटिफिक कम्युनिटी ने मान लिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट्स हो, जो बातें ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।